Welcome to my class. Today we will discuss about plus one physics. The chapter that we are going to do is laws of motion. Laws of motion हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लॉ की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको करा दी थी. Now we will do third law of motion. थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने डिफाइन कर लिया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन. जहां पर एक एक्शन फोर्स होगा वहां जरूर से जरूर एक रिएक्शन फोर्स भी होगा. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसीडर दिस इज अ ग्लोब ऑफ मास m लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल. इसका जो वेट होगा w दैट विल लाई वर्टिकली डाउनवर्ड. और ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है ये इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस को देगा. r मींस फोर्स ऑफ रिएक्शन and this is force of action because both of are acting in vertically opposite direction, so we can say action is equal to minus of reaction. यानी कि action और reaction अगर ये मान लीजिए आपके पास 5 न्यूटन है तो this will be also 5 न्यूटन, पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी यहाँ पर अपोजिट रहने वाली है. so we can say कि action and reaction are equal and opposite. अगर आपके पास F12 लिखा है और आपके पास F21 लिखा है, व्हाट इज F12 मींस? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2. पहली बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स जो कि कौन लगा रहा है? दूसरी बॉडी. और अगर F21 है तो यहाँ पर ये चीजें चेंज हो जाएंगी. आपने क्या ध्यान रखना है कि फोर्स के पास जो नंबर है उसी के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या क्या एग्जांपल हैं इसके जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहला और बेस्ट एग्जांपल जो हम न्यूटन थर्ड लॉ का करेंगे दैट इज स्विमिंग. ड्यूरिंग स्विमिंग जब एक स्विमर अपने हाथों से वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है तो वो वाटर उतने ही फोर्स से उसको आगे की तरफ पुश करता है. ठीक है, यानी कि हम पानी को पीछे की तरफ हटाते जाते हैं, पानी हमें आगे की तरफ धकेलता जाता है जिससे कि स्विमिंग पॉसिबल होती है. मींस एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स. क्लियर? वॉकिंग हम चलते हैं, हमारे पैर अपने फोर्स लगाते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं और अर्थ उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है और हमें आगे की तरफ पुश करती है. ठीक है, तीसरा एग्जांपल आपके सामने है. हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो बुकलाई कर रही है वहां एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आपको मैंने दिखाई. फोर्थ एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जब एक बुलेट फायर की जाती है किसी गन से तो जितना फोर्स से बुलेट आगे की तरफ जाती है सेम उतने ही फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन में गन पीछे की तरफ मूव करती है. उसको बोला जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन. तो आप ये समझेंगे यहाँ से रिकॉइलिंग ऑफ गन. ये भी आपको बतानी है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के बारे में कि जितने फोर्स से बुलेट आगे की तरफ मूव हुई है उतने ही फोर्स से गन भी पीछे की तरफ जाएगी. मींस उसका क्या होगा? रिकॉइलिंग होगा. तो दीज आर द एग्जांपल्स. बिसाइड दिस इसकी 2 एप्लीकेशन बनती हैं जो कि हम आगे करेंगे. हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम और इट इज इजी टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट. कुछ इस तरह की एप्लीकेशन दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो. जब तक के लिए हम ये कर लेते हैं. कमेंट्स क्या होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर? आप क्या कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर क्या क्या कमेंट्स हो सकते हैं? पहला कमेंट, इफ एक्शन अगर एक्शन होगा तो ही क्या होगा? रिएक्शन होगा. ठीक है, अगर कहीं पे एक्शन फोर्स है तभी वहां पे रिएक्शन फोर्स है. सेकंड आप कह सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स always act on different bodies. कभी भी एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नहीं लग सकता. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग बॉडी के ऊपर लगेंगे. दैट्स व्हाई मोशन पॉसिबल हो सकेगी. तो दिस वाज द टॉपिक फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसका डेली लाइफ में एग्जांपल्स. नाउ वी विल डू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इससे पहले मैं आपको मोमेंटम के बारे में बता चुकी हूँ कि लीनियर मोमेंटम होती क्या है. ऑब्वियसली इट इज p वेक्टर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ p that is the product of
Now we will do conservation of linear momentum. इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेट है, मींस उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो तो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन जो भी है वो लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो नेट मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। इनसाइड ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, बट नेट लीनियर मोमेंटम उनका कंजर्व रहेगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर n पार्टिकल है। पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, ऐसे करते करते nth पार्टिकल का मास हो गया mn। बिकॉज दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो पहले की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2 और इसकी हो गई vn। नाउ वी कैन से लीनियर मोमेंटम जो रहेगी दैट विल बी p1 p2 और लास्ट पार्टिकल जो nth पार्टिकल है दैट विल बी pn। एंड व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn। ठीक है, ये हमारा फंडा होता है मोमेंटम के लिए। हमने मान लिया कि सारे के सारे सिस्टम का जो मास है वो m है। ठीक, और इन सारी वेलोसिटी को बुला के वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vcm। cm का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ mvcm, दिस विल बी द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब वो आपको कह रहा है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, this will become, taking m outside, you will get d by dt of velocity of center of mass. And what is this? This is acceleration. So we can say m acceleration of center of mass. ठीक है, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट m इंटू ए हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि dp by dt दिस इज इक्वल टू फोर्स है। लेकिन जो फोर्स है वो बाहर से लग ही नहीं रहा, आइसोलेटेड सिस्टम है। सो हमारे पास जो रिजल्ट बना दैट इज dp by dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन निकला, क्योंकि हमारा f क्या था, 0 है, तो ये रिजल्ट आ गया। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मींस दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि लीनियर मोमेंटम जो थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, जो कि m1 v1 m2 v2 mn vn ये हमारे पास आ रही थी, इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रूव कर दिया। कंडीशन क्या रहेगी कि सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे, तो आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कराऊंगी कि कहाँ पे आप ये फंडा यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपके आगे एक नाम लिया कि रिकॉइलिंग ऑफ गन। हम गन को रिकॉइल करवा लेते हैं, उसके लिए हमें बुलेट को फायर करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल बी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक गन है, गन का मास कितना है, कैपिटल M, और बुलेट का मास कितना है आपके पास, स्मॉल m। ठीक है, बिफोर फायरिंग क्या होगा, अगर आपने अभी उसको फायर नहीं किया, मींस जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, 0। क्लियर। अब हम कहते हैं कि आफ्टर फायरिंग गन की वेलोसिटी हो जाती है कैपिटल V और इसकी हो जाती है u। ठीक है, तो आफ्टर फायरिंग गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, और बुलेट का क्या हो जाएगा, m इंटू u। आपको कई जगह पे m1 v1 m2 v2 भी दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिस्टम तो आइसोलेट है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल
टोटल मोमेंटम क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कंजर्व रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग will be equal to momentum after firing. Clear? Now what is the momentum before firing? That is 0 because both of are rest, and after firing momentum हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, mv is equal to minus of mu। अब आपको यहाँ से जो भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए। सपोज कि मुझे ये v फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू इनटू में u। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन जिससे वो पीछे की तरफ क्या हुआ है? रिकॉइल हुआ है। तो यहाँ से आप रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप जेट प्लेन और रॉकेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे जैसे रॉकेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं उनके अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा मींस एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकलेगी। वो बाहर की तरफ निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस विल एक्सर्ट ए प्रेशर। आप कह सकते हैं वो एक फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रही है उतना ही फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाएंगे, जिस फोर्स की हेल्प से रॉकेट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। वी कैन से रॉकेट्स एंड जेट प्लेन। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट कि हाउ एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब is based on Newton's third law, or we can say practical application of conservation of linear momentum। सॉरी, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ आप नहीं कह सकते, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये बॉम्ब था जिसका मास था कैपिटल M, एक्सप्लोड हुआ, फ्रेगमेंट बने, कोई फ्रेगमेंट m1 मास का, कोई m2 का, कोई m3 का। ये जा रहा है v1 से, ये जा रहा है v2 से, और ये जा रहा है v3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन तो बॉम्ब रेस्ट पे था, 0 रहेगा। आफ्टर एक्सप्लोजन वी कैन से इसका मोमेंटम ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। इस तरह करते करते अगर उसके n पार्टिकल बन चुके हैं तो ये हो गया। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के अंदर और पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां पर काम करेगा कि एक्सप्लोजन से पहले टोटल मोमेंटम 0 था और एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम रहेगा दैट विल बी द मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉम्ब। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल रिड्यूस थर्ड लॉ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ निकालेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करते हुए हम थर्ड लॉ निकालेंगे। हमने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर दो पार्टिकल्स थे A और B। दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, बट वो सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम को आइसोलेट रखना है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले का, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दूसरे का, ये क्या होना चाहिए? 0। मींस वी कैन से डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2। एंड व्हाट इज डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2? वी कैन से लीनियर मोमेंटम का जो लीनियर मोमेंटम दिस इज आल्सो इक्वल टू इम्पल्स ना, तो इसको मैं कह सकती हूँ f ऑफ AB इंटू में t, और इसको कह सकती हूँ f ऑफ BA इंटू में t। क्लियर? f AB का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन A B की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन B A की वजह से, दोनों ही क्या लगा रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। t will cancel out and we are left with FAB equals to minus of FBA. This is what? Third law of motion. So we can say we can find out third law from conservation of linear momentum. Now we will discuss that second law is real law of motion. Very important question dear student.
प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा और जब भी कोई वीडियो देखते हैं उसको लास्ट तक देखा करिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। नाउ वी विल डिड्यूस दैट सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ को रियल लॉ इसलिए कहा जाता है बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, इन दोनों ही लॉज को आप सेकंड लॉ से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड लॉ को बेसिक लॉ भी कहा जाता है क्योंकि आप न्यूटन का पहला लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही इससे निकाल कर ला सकते हैं। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट लॉ को हमने डिराइव करना है, हम कहेंगे फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमें कहता है कि F इक्वल्स टू ma। सेकंड लॉ से हमें ये वैल्यू मिली। अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो हम कह सकते हैं कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम ये जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, जीरो। तो वी कैन से ma जीरो। m तो जीरो हो नहीं सकता, मीन्स a जीरो बिकॉज m कैन नाइदर बी जीरो। a मीन्स v माइनस u अपॉन t, दिस इज इक्वल टू जीरो। t उधर जाके जीरो हो जाएगा, ये टर्म आएगी और दिस विल बी v इक्वल्स टू u। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल वेलोसिटी ही फाइनल रहेगी। वी कैन से कि बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही है वही वेलोसिटी उसकी रहने वाली है। और ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म रोड पे चल रही है, स्ट्रेट रोड पे, तो उसका जो वेलोसिटी है वो सेम रहता है। मतलब सेम एक स्ट्रेट रोड पे चलने के लिए मोशन ऑन स्ट्रेट रोड को कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती। दोनों ही तरीकों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो फाइनली भी वो किस पे है, रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। दिस वाज द डिडक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। नाउ वी विल फाइंड आउट थर्ड लॉ बाय सेकंड लॉ। अब हम न्यूटन के तीसरे लॉ को निकालेंगे, किसकी हेल्प से, सेकंड लॉ की हेल्प से। उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थर्ड लॉ होता क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब हमने दो बॉडीज ले ली हैं उसी तरह से ए और बी। आपको पता है वी हैव टू फाइंड आउट नाउ थर्ड एफ ए बी एंड एफ बी ए। दीज आर व्हाट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी ए क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। हम यहाँ से न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव करना चाहते हैं सेकंड लॉ के हेल्प से। आपको पता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर हम ये वाला फंडा लेंगे, चेंज इन मोमेंटम। हमें पता है ना चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो ए का जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी एफ ए बी इंटू में टी। दिस कैन बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का मोमेंटम बी ने फोर्स लगाया ना, तो उसकी वजह से बी के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ए लगा रहा है। कितने टाइम के हिसाब से, टी टाइम से। तो उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए दैट विल बी इंपल्स ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ ए। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी दैट विल बी एफ ए बी इंटू में टी एंड दैट इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ बी। दोनों वैल्यूज आपके पास है। Now we will get total change in momentum. What is the total? Total change in momentum will be equal to FBA into T plus FAB into T. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और वी कैन से कि ये सिस्टम सारा का सारा किसको इक्वेट कर सकते हैं आप, जीरो को, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बॉडी एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स लगा रही थी, तो हमारे पास जो सिचुएशन आ गई वो कुछ इस तरह से आ गई। क्लियर, टी विल कैंसिल आउट विद टी, तो एफ बी ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। दिस इज द डिडक्शन ऑफ थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। इससे पहले हमने डिडक्शन की थी थर्ड लॉ की विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है,
अब स्टूडेंट जो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर में, ए पोर्शन में, वो कुछ आपको बेसिक फोर्सेस करने हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। तो इन फोर्सेस के बारे में आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आपने उनको स्टडी करना है। इससे पहले भी मैं फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको कराया था तो उनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था कि ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, सम बेसिक फोर्सेस इन नेचर, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ जो जो आपको स्टडी करना है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड फोर्थ इज वीक फोर्सेस। इन चारों के बारे में यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर बुक एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू हो जाएगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड कनेक्टेड मोशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप जब अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और कनेक्टेड मोशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप इस पॉइंट पे, इस वीडियो पे फोकस कीजिए। इस चैप्टर के साइड बाय साइड अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, वो ही नोट्स आपके लिए सबसे बेटर रहेंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फिजिक्स को एक मतलब अजम्पशन के साथ भी पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अज्यूम करनी पड़ती है फिजिक्स के अंदर। अगर आप पूरा कंसंट्रेट करके फिजिक्स को पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा मतलब आपको फिजिक्स से इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि किसी चीज़ की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है स्टूडेंट, ये जो चीज़ें हैं इनको अपने माइंड में स्टोर कीजिए। द लास्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज क्लास के सेकेंड लॉ को आप रियल लॉ कैसे कहते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है उसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो करते रहिए इन टॉपिक्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।